आ जाओ यार बच्चों, सीएमए इंटर ग्रुप 2 कंपनी अकाउंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहा था। लास्ट लेक्चर में जस्ट AS12 हमने स्टार्ट किया था, बरोबर है? सब लोग साथ में बेटा बड़े आगे प्लीज ध्यान दे दो। जैसे कि आप लोगों को वेटेज पता है बट फिर भी बता देता हूँ। बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सब मिला के कितने नंबर का पोर्शन बेटा आपका? 25 मार्क्स का, बराबर है? आ जाओ, बढ़ते हम लोग आगे। लास्ट लेक्चर में हमने जस्ट AS12 स्टार्ट किया था। अच्छे से अब सारी चीजें लिखो जो भी मैं बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना सभी ने। दिख रहा है क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12, खजाना निकाल के लाया बेटा पुराने जमाने में से, ठीक है? ये जब मैं स्टूडेंट था तब सारे चार्ट्स वगैरह हम लोग ये फॉलो करते थे। बट हाँ, डोंट वरी, चिंता मत करना, जब मैं स्टूडेंट था तब के चार्ट नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो काफ़ी चेंजेस हो गए, बराबर है? तो ये हाल फिलहाल में जो आपकी करंट बैच है उसी के हिसाब से सारे बनाए। और हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ, CMA इंटर ग्रुप 2 कंपनी अकाउंट्स में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उससे एक कदम हम लोग आगे ही पढ़ेंगे। आज तक भी हमने वैसे ही किया, कैश फ्लो का भी या फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी अगर बात करूँ तो कुछ हमने एक्स्ट्रा सम्स लिए। कंपनी अकाउंट्स का जो सबसे पहला वाला टॉपिक था उसके अंदर में मॉड्यूल में ही बहुत सारे सम थे तो हमने एक्स्ट्रा नहीं लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको एक्स्ट्रा बताना ज़रूरी है, क्योंकि आपके मॉड्यूल में हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, ये आपने फील किया होगा। काफ़ी कम है, एक हाथ 2 पैराग्राफ में 1-1.5 पेज में ख़त्म कर दिया, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें मिस हुई भी है, तो अच्छे से ध्यान देना। सो इसीलिए विद ड्यू रिस्पेक्टिव CMA इंटर का मॉड्यूल और उसके अंदर में कुछ एडिशंस के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा AS12। आ जाओ, लास्ट लेक्चर में AS12 मैंने स्टार्ट कर दिया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, बरोबर है? आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना। सर हम लोगों ने चार्ट बनाना है क्या? हाँ, चार्ट बनाना पड़ेगा। सर ये चार्ट दे दो हम लोगों को ना, चार्ट नहीं दूंगा, ये आपसे बनवा के लूंगा, एक बार आपके हाथ के नीचे से जाएगा, आपको चीजें याद रह जाएगी, ठीक है? और फिर उसके बाद में लास्ट में मैं आपको ये चार्ट भी दे दूंगा, ठीक है? बट पहले मेरे साथ साथ में सारी चीजें लिखो। सिर्फ चार्ट अगर आप देख लोगे तो आपकी पढ़ाई इससे नहीं हो पाएगी, जब आप लिखोगे और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधे एक पेज के अंदर में आपका पूरे एक स्टैंडर्ड्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सारी प्रोविजन इसके अंदर में कवर करके रखिए बेटा। देखो अच्छे से ध्यान देना, हर स्टैंडर्ड की शुरुआत होती है उसके ऑब्जेक्टिव से। इसका ऑब्जेक्टिव क्या बेटा? टू ले डाउन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, दिख रहा है ना बेटा सभी को, एंड डिस्क्लोजर। ओहो, AS12 का ऑब्जेक्टिव क्या है? 2 चीजें बताना, पहली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और दूसरा डिस्क्लोजर। किसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, किसका डिस्क्लोजर, अभी देखते हैं। देखो बेटा, ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, सो गवर्नमेंट ग्रांट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और गवर्नमेंट ग्रांट का डिस्क्लोजर, ये दोनों भी कौन बताएगा हमें? AS12, बरोबर है? अब गवर्नमेंट ग्रांट यानी क्या? सच एज सब्सिडी, इंसेंटिव एंड DBK एक्सेट्रा। आ जाओ, कब रिकॉग्नाइज करना है? इफ देयर इज अ रीजनेबल अश्योरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ देयर इज अ रीजनेबल अश्योरेंस। सब लोग ध्यान देना, क्लियर है बेटा? इधर आवाज आ रहा है सभी को जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं? तृप्ति, आपने बोला वॉइस नहीं है, बाद में फिर आपका मैसेज आया, क्लियर है? हेलो हेलो, क्लियर है? चेक करो एक बार। चल, सो गवर्नमेंट ग्रांट कब रिकॉग्नाइज करना है? व्हेन टू रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ग्रांट? किसकी बात चल रही है? गवर्नमेंट ग्रांट की। जब कभी भी रीजनेबल अश्योरेंस रहेगा, जब कभी भी रीजनेबल अश्योरेंस रहेगा। किस चीज का रीजनेबल अश्योरेंस रे मुन्ना? कि आप लोग उस ग्रांट से रिलेटेड सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल कर लिए हो भूतकाल, और आगे जो भी कंडीशंस है वो भी फुलफिल करने वाले हो भविष्यकाल। सो जो कंडीशन उस ग्रांट के साथ अटैच, ऐसी ग्रांट नहीं मिल जाती, सरकार काफी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच करती है कि जा तू 10 करोड़ का ग्रांट ले ले, तू 5 करोड़ का नो, उसके साथ कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगी क्या?
जी हाँ, तो टर्म्स एंड कंडीशंस आप लोगों ने ऑलरेडी फुलफिल कर दी है, और अगर टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू फ्यूचर होगी तो आप फुलफिल करने वाले हो। जैसे गवर्नमेंट ने आपको ट्रक दे दिया, आपने कुछ बेसिक कंडीशंस फुलफिल की होगी, आगे बोला कि ये ट्रक आप इसी पर्पस के लिए यूज करोगे, तो आगे भी आप फुलफिल करने वाले हो। सर अगर कंडीशन पूरी नहीं की तो क्या उखाड़ लेगी सरकार, वापस ले लेगी ग्रांट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफंड। सर मतलब ग्रांट मिला उसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जी हाँ। ग्रांट रिफंड किया उसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जी हाँ। दोनों भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोगों को देखना है। बट बदकिस्मती से, मतलब बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में रिफंड का ट्रीटमेंट सिर्फ थ्योरी वाक्य में खत्म कर दिया है, और एग्जाम में रिफंड के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम छोड़ो, मॉड्यूल में भी रिफंड के प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अब बच्चा कहाँ से समझेगा रिफंड क्या है, मॉड्यूल सबके पास है, चाहो तो देख सकते हो, यस और नो। इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा एक कदम आगे जाकर के सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ने पड़ रहे हैं। अच्छे से ध्यान देना, हर एक स्टैंडर्ड में दो चीज़ें होती है, एक तो उसके अंदर में कुछ प्रोविजंस दी होती है कि आपने ऐसे ऐसे करना है, और दूसरा उसका प्रैक्टिकल अप्रोच, उसकी अकाउंटिंग भी तो करनी पड़ेगी कि नहीं, क्योंकि एग्जाम के अंदर में कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स थ्योरी में भी नहीं पड़ जाते, है ना। मैं बता दूंगा कौन से स्टैंडर्ड्स पे सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन आएंगे, बट अभी तक जो भी हमने स्टैंडर्ड्स देखे दोनों में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं क्या, और हमने कुछ 7-8 क्वेश्चन भी सॉल्व किए इसके पहले के स्टैंडर्ड में, इसमें भी करेंगे, ध्यान देना अच्छे से। सो AS12 क्या कह रहा है बेटा, बेसिकली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्क्लोजर बताता है रिगार्डिंग गवर्नमेंट ग्रांट, और ये आपको बता रहा है कि कब रिकॉग्नाइज करना है। कोई मुझे बोलेगा रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है, रिकॉग्नाइज मींस टू रिकॉग्नाइज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहां पे रिकॉग्नाइज करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। किसको रिकॉग्नाइज करना, जीजी गवर्नमेंट ग्रांट। कब रिकॉग्नाइज करना है, व्हेन देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस। हर वर्ड का मतलब है, प्लीज समझना, जहां नहीं समझ में वहां पे तुरंत बेझिझक होकर डाउट पूछना। जब कभी भी आपको रीजनेबल एश्योरेंस रहेगा कि एंटरप्राइज विल कंप्लाई, फ्यूचर में जो भी उससे रिलेटेड कंडीशंस है वो सारी फुलफिल करेगी। किससे रिलेटेड, ग्रांट से रिलेटेड। इफ एनी एंड ग्रांट विल बी रिसीव्ड, इसका भी एश्योरेंस होना चाहिए। ग्रांट मिलने वाली है, इसका भी एश्योरेंस होना चाहिए, और हम लोग पूरी कंडीशंस फुलफिल करेंगे, इसका भी एश्योरेंस होना चाहिए। एश्योरेंस हमें पक्के से पता है, यस और नो। सो अगर ये दोनों चीजें है तो डेफिनेटली आप ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर लो। सर वेट ए सेकेंड, आपने तो बताया था पास्ट और फ्यूचर दोनों भी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, यहाँ तो सिर्फ फ्यूचर का बोला हुआ है कि फ्यूचर की कंडीशन पूरी करोगे और ग्रांट भी आपको मिलेगी, दोनों चीज की एश्योरेंस है। नहीं तो पता चला सरकार ने आपको बेवकूफ बना दिया, कंडीशंस तो आप पूरी करने वाले हो, इसका एश्योरेंस है, और ग्रांट ही नहीं दिया, बोलो रिकॉग्नाइज करोगे क्या। ग्रांट दे दिया, कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहे हो, बोलो रिकॉग्नाइज करोगे क्या, नहीं। दोनों भी होना जरूरी है। सर पास्ट किधर गया, अरे बाबा ये रिकॉग्निशन की बात कब आती है, ग्रांट मिलने के बाद। सो ग्रांट मिलने के बाद रिकॉग्निशन की बात आ रही है, मतलब ग्रांट मिल चुकी है। ग्रांट मिल चुकी है मतलब पास्ट की कंडीशन पूरी हुई तभी ग्रांट मिली है कि नहीं। तो पास्ट की कंडीशन के लिए अलग से देकर के ये लोग इंक और आपका समय बर्बाद करेंगे क्या, समझ में आया। ग्रांट के रिकॉग्निशन की बात कब आती है, जब आपको ग्रांट मिल चुकी है। अब ग्रांट मिल गई और फ्यूचर में भी आपको ऐसा लग रहा है कि ग्रांट का अगर कोई पोर्शन बचा है, जैसे ग्रांट एक इंस्टॉलमेंट में नहीं मिलती है, बचा हुआ इंस्टॉलमेंट ग्रांट का, ग्रांट कभी कभी पूरी की पूरी ग्रांट एक साथ एक ही दिन में नहीं मिलती है। हो सकता है सरकार आपको कुछ पार्ट फ्यूचर में देने वाली है, तो फ्यूचर में आपको मिलेगा, इसकी गारंटी है। और दूसरी चीज, आप उस टर्म्स एंड कंडीशन को भी पूरा करोगे, इसकी भी गारंटी है। अब ग्रांट रिकॉग्निशन की बात आ रही है, मतलब भूतकाल की सारी कंडीशन आपकी पूरी हो चुकी, नहीं तो रिकॉग्निशन का बात ही नहीं आता था। ये स्टैंडर्ड ही शुरुआत नहीं होती थी ना स्टैंडर्ड की, यस और नो, पक्की बात। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ये अच्छे से ध्यान देना, आपके मॉड्यूल में ये सब कुछ पैराग्राफ के अंदर में घुसा घुसा के खिचड़ी बना बना के आपको परोसा गया है। और खिचड़ी बनाने के बाद अब आपको बोल रहे हैं राजमा चावल सब्जी, आलू की सब्जी, टमाटर की सब्जी मिक्स है, और अब आपको बोल रहे हैं राजमा अलग निकालो, टमाटर अलग निकालो और चावल अलग निकालो। और चावल में भी दो क्वालिटी के चावल है, बासमती और नॉर्मल राइस, तो दोनों भी चावल अलग अलग निकालने तो मुश्किल जाता है। मैंने यहाँ पे वो थाली सब बाइफरकेट करके आपके सामने परोस के रखी है, सब सेपरेट सेपरेट, क्रिस्टल क्लियर। कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ, आपको बस क्या करना है, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर।
बरोबर। आ जाओ, सो अब मैं ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं। पहले तो मुझे ये बता दो कि इसमें किस चीज की ट्रीटमेंट की बात चल रही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 AS 12 गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट का ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है, ये आप लोगों को ट्रीटमेंट और डिस्क्लोजर रिलेटेड गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है। किसका ट्रीटमेंट, किसका डिस्क्लोजर? गवर्नमेंट ग्रांट का। और ये स्टैंडर्ड कहता है, हे अकाउंटेंट सुन, यू हैव टू रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट ग्रांट, यू हैव टू रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट ग्रांट। कब? अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में अगर कुछ ग्रांट मिलने वाला है तो कंफर्म मिलेगा, और उस ग्रांट से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो फ्यूचर में आप फुलफिल करोगे। सर हर केस में ग्रांट से रिलेटेड फ्यूचर में टर्म्स एंड कंडीशंस होती है क्या? नो, हर केस जरूरी नहीं कि फ्यूचर की टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी। इसीलिए देखो आखिर में क्या लिखा है? इफ एनी। इसीलिए आखिर में क्या लिखा है? फ्यूचर टर्म्स एंड कंडीशंस के आगे इफ एनी। नहीं तो जबरदस्ती क्वेश्चन पे चिड़चिड़ मत करना, नहीं नहीं फ्यूचर टर्म्स एंड कंडीशन तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, अगर रही तो हम लोग फुलफिल करेंगे, ऐसा हमारा इंटेंशन है। क्योंकि फ्यूचर किसने देखा? और सर अगर फ्यूचर में फुलफिल नहीं किया तो रिफंड करना है। सो बहुत सिंपल है। AS 12 कहता है कि आपने ग्रांट को रिकॉग्नाइज करना है, अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करोगे और आपको ग्रांट मिल जाएगी। दोनों चीजें अगर पूरी हो रही है तो ही then and only then you will recognize the government grant. Otherwise आप गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो इफ इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर आपको जो ग्रांट मिल रहा है वो प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन के नेचर में, आपको जो ग्रांट मिल रहा है वो किस नेचर की है? प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, बरोबर है। तो आप कैसे ट्रीटमेंट दोगे? याद करो पहले का लेक्चर, कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर देंगे, बताया था क्या? अगर आपको ग्रांट असेट के फॉर्म में मिल रही है, असेट फ्री फंड में मिल गई, 1 रुपया भी नहीं दिया, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको 150-200 रुपए के नॉमिनल वैल्यू दिखाएंगे, बताया था क्या? डोंट वरी, नहीं याद आ रहा होगा वापस एक बार बता दूंगा। सो ग्रांट कितने प्रकार की मिल सकती है? पहली, इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। सर प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन के नेचर में मिल रही म्हणजे क्या? मतलब आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का स्पेसिफिक परसेंटेज। वापस बताओ, जब कभी भी आपको क्वेश्चन में ऐसा बोले रहेगा कि गवर्नमेंट आपको सब्सिडी या ग्रांट देना चाहती है देती कि नहीं रे? गवर्नमेंट ग्रांट देती ना, तेरे को मालूम होगा, ये हीरो अपना, आपको मालूम होगा ना, आप मनसे में हो ना? हाँ, गवर्नमेंट ग्रांट देती कि नहीं? कशी नहीं देत मी बघतो, लेते कि नहीं आप ग्रांट, है ना? गवर्नमेंट बहुत जगह पे ग्रांट देती है, अपने पढ़े लिखे लोगों को बहुत बार पता नहीं रहता है। जो पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी रहती है। एग्रीकल्चर रिलेटेड ग्रांट है, और वो क्या म्हणतात शेतात विहीर खोदून, म्हणजे वो खेत में कुआं बना के देती है, उसके लिए गवर्नमेंट पैसा देती, मोटर लगाने के लिए पैसा देती, बहुत सारी चीज़ों की ग्रांट है। अब अच्छे से ध्यान देना, ग्रांट क्वेश्चन में अगर लिखा है कि आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का 20%, 25%, 30%, 40% प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर आपको ग्रांट मिल रही है, खेल खत्म। कौन सी ग्रांट रहेगी? वो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। सो पहचानना आ जाएगा सभी को, कब रहेगा प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन? जब आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का स्पेसिफिक परसेंटेज रहेगा, तो समझ जाओ वो ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है। और उस ग्रांट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, पैसा आया कैश बैंक अकाउंट बढ़ गया, और कहां ट्रांसफर करना है उसको? कैपिटल रिजर्व में, अंडर द हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड रिजर्व सरप्लस के नीचे कैपिटल रिजर्व में दिखा देंगे, नरेशन में दिखा देंगे कि गवर्नमेंट ग्रांट मिला है इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। दूसरा, अगर गवर्नमेंट ग्रांट मिला इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू, इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू, अगेन एग्जांपल सुनना बेटा। अच्छा यहां पे है ना, ये यहां पे लिख देता हूं, परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, बरोबर है क्या? दूसरा आपको ग्रांट मिला इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू नेचर की ग्रांट का बेस्ट एग्जांपल, आपको सरकार ने ट्रक दिया, वो डेप्रिसिएबल असेट के फॉर्म में ग्रांट मिली, नॉन मॉनिटरी असेट, उस ट्रक को चलाने के लिए डीजल दिया, रेवेन्यू नेचर की ग्रांट है। गावरान भाषा में, आसान भाषा में, रेवेन्यू एक्सपेंसेस के पेमेंट के लिए ग्रांट दिया, रेवेन्यू नेचर की ग्रांट। आपके बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए ग्रांट दिया, रेवेन्यू नेचर की ग्रांट। फिर से बोलूं, रेवेन्यू एक्सपेंस का पेमेंट करने के लिए ग्रांट दिया, रेवेन्यू नेचर की ग्रांट। या बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए सरकार ने ग्रांट दे दिया, रेवेन्यू नेचर की ग्रांट। सरकार ने आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल माफ कर दिया, रेवेन्यू नेचर की ग्रांट। सरकार ने आपको इलेक्ट्रिसिटी मीटर बिठा के दिया,
नॉन मॉनिटरी आइटम डिप्रिसिएबल असेट वाली ग्रांट हो गई, यस और नो? कुछ बात समझ में? सरकार ने आपको मशीनरी दे दी, नॉन मॉनिटरी आइटम डिप्रिसिएबल असेट से रिलेटेड ग्रांट है। सरकार ने उस मशीन को चलाने के लिए डीजल पेट्रोल दे रही है समय समय पे, बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए ग्रांट है, क्या रहेगी? रेवेन्यू नेचर की ग्रांट। क्लियर है? सो ये हो गया आपका दूसरा। सर अब इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। जो खर्चों के लिए ग्रांट दिया, मान लो सरकार ने आपको बोला कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो भी आएगा उसका 40% हम भरेंगे, मतलब 60% कौन भरने वाले? आप। चलो बताओ, बिल आया 100 रुपए का, बोलो सरकार इसमें से ग्रांट में कितना दे रही है? 40। सो नेट कितना दिखाओगे आप एक्सपेंस? 60। ये एक पहला तरीका, नेट ऑफ करके दिखा दो, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से माइनस कर दो। दूसरा तरीका, आप होशियार हो, आप ही बताओ कैसे क्या रहेगा दूसरा तरीका, बताओ। और इधर खर्चे में दिखाओ 100, बराबर है क्या? और इनकम में दिखा दो 60। सर इनकम में, सॉरी 60 नहीं, कितना? 40। सर इनकम में क्यों दिखाए? अरे भैया रेवेन्यू नेचर की ग्रांट है ना, बराबर है क्या? दोनों का इफेक्ट सेम ही है क्या? देखो तो 100 माइनस 40 60, डेबिट में 100 क्रेडिट में 40, मतलब नेट इफेक्ट क्या आया? 60। बातें की है, सिर्फ दिखाने के तरीके हैं, जस्ट मैड ऑफ प्रेजेंटेशन, दोनों प्रेजेंटेशन के तरीके दिखा दिए। क्लियर है? फिर से पहले से, कैपिटल रिजर्व में कब ट्रांसफर होगा? जब कभी भी आपकी ग्रांट रहेगी इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, तो हम लोग उसे ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, कैश बैंक और असेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैसे पहचानना है? जब कभी भी आपको क्वेश्चन में बोला रहेगा प्रोजेक्ट कॉस्ट का स्पेसिफिक परसेंटेज है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रांट कौन से नेचर की है? कैपिटल नेचर की। दूसरा, ग्रांट अगर रेवेन्यू नेचर की है, कैसे पहचानना है? आपको आपके बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए ग्रांट दिया, या कोई रेवेन्यू एक्सपेंसेस है उसके पेमेंट करने के लिए ग्रांट दिया, तो हम लोग दो तरीके से दिखाएंगे, या तो उस रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से कम कर देंगे, या तो इनकम में दिखा देंगे। या तो उस रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से कम कर देंगे, या तो कहां दिखा देंगे? इनकम में दिखा देंगे। दिखा क्या? दो तरीका, ये दो तरीके। क्लियर? उसके बाद मैं एक बार फिर से, मतलब मैं ऐसा खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये कहीं देखने नहीं मिलेगा। ये ऐसा समझो कि कोयले की खान से हीरा निकाल के लाए। ये जो चार्ट है, ये चार्ट ना आपको मॉड्यूल में ना कोई पब्लिकेशन के बुक में देखने मिलेंगे। इस चार्ट की इज्जत करना सारे स्टैंडर्ड, सारे स्टैंडर्ड। सर फिर वो AS11 का भी ऐसा चार्ट बना के दे दोगे क्या? हाँ, उसका भी दे दूंगा, ठीक है, इन प्रोसेस है वो भी, तो वो भी दे दूंगा। तो इसी हिसाब से करना है। और इसके बाद में ये स्टैंडर्ड, ये चार्ट फॉर्म में पढ़ने के बाद एक बार सिर्फ मेरे लिए AS12 मॉड्यूल से पढ़ के देखना, तो आपको समझ में आएगा मॉड्यूल में क्या उन्होंने करके रखा है। बाकी मैं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल की यहाँ पे मतलब बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने उनके तरीके से दिया, हमने हमारे तरीके से दिया। मॉड्यूल के अंदर में चीज़ें समझ में नहीं आती है, पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिया है, उन्होंने बाइफर्केशन करके देना चाहिए था। अब वो मॉड्यूल के अंदर में लिखते हैं कि रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से डिडक्ट करो, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर में दिखा देते हैं कि इनकम साइड में ऐड कर दिया, तो बच्चा कंफ्यूज होता है। अब उसको क्या मालूम कि ये दोनों भी सेम ही है, यस और नो, इसलिए पहले ही बता दी। आगे देखो और क्या बोला है। अब अगर ग्रांट डिप्रिसिएबल असेट के फॉर्म में है, तो अगेन दो तरीके। डिप्रिसिएबल असेट, ट्रक, सरकार ने हमें ट्रक दे दिया, बैकवर्ड एरिया के अंदर में मैंने फैक्ट्री डाला, पानी की बोतल बनाने की है ना, बिस्लरी जैसी रहती है वैसी कोई तो पानी के क्या बोलते हैं वाटर बॉटल का प्रोजेक्ट है बैकवर्ड एरिया में। सरकार ने बोला कि ट्रक ले लो, तुमको वाटर बॉटल सिटी में लानी, इधर उधर ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ना, ट्रक दे दिया। ट्रक किस फॉर्म में बेटा? डिप्रिसिएबल असेट के फॉर्म में, यस और नो। सो डिप्रिसिएबल असेट के फॉर्म में हमें ट्रक दे दिया। अब यहाँ पे दो तरीके, ट्रक के लिए पैसे अगर दिए होंगे, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, तो रिस्पेक्टिव असेट से कम कर दो। ट्रक है 10 लाख रुपए का, सरकार ने दिए 9 लाख रुपए, बोलो मेरे जेब से कितना गया? 1 लाख। तो पहला तरीका, ट्रक था 10 लाख रुपए का, सरकार ने कितने की ग्रांट दी? 9 लाख की, डिडक्ट, और ट्रक कितने पे दिखाओ बुक में? 1 लाख। सो ये ट्रक हम लोग दिखाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में 1 लाख का। ट्रक कितने पे दिखाएंगे? 1 लाख का, पहला तरीका। दूसरा तरीका, अच्छे से सुनना, ट्रक बुक के अंदर में 10 लाख का ही दिखाओ और 9 लाख रुपए डिफर्ड इनकम दिखाओ। सर ये नहीं समझा, आ जाओ मैं समझाता हूं, ध्यान देना।
डेप्रिसिएबल असेट के फॉर्म में ग्रांट मिली। मुन्ना ध्यान देना, एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले ग्रांट के ऊपर लिख लेना, अच्छा क्वेश्चन सेट होता है इसके ऊपर। सर आपने ऐसा क्यों बोला आएगा? आप CMA कोर्स कर रहे हो, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। गवर्नमेंट ग्रांट का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। गवर्नमेंट ग्रांट किसको मिलती है? कभी देखा है CMA को, CACS को ग्रांट मिल रही है? सर्विस इंडस्ट्री को भी ज़्यादा ग्रांट नहीं मिलती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रांट मिलती है। फिर वो मैन्युफैक्चरिंग चाहे आपका मशीनों वाला रहो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग वो किसान रहो आपके, वो भी तो मैन्युफैक्चरिंग ही कर रहे हैं एक टाइप से, उन्हीं को ग्रांट मिलती है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। और जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आ गया वहाँ पे CMA आ गया, क्योंकि CMA का सबसे ज़्यादा स्कोप कहाँ पे है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। और गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है किस भरोसे पे देती है बताओ तो? ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब ये सरकार को कौन बताएगा कि ये जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो सही है कि गलत है? आप लोग। क्योंकि जब कभी भी आप ग्रांट के लिए अप्लाई करोगे तो सरकारी डिपार्टमेंट बोलेगा जा जाके किसी CMA से प्रोजेक्ट कॉस्ट रिपोर्ट अप्रूव करवा के ला, आपका ठप्पा लगेगा रिपोर्ट पे। तब ऐसा बोला जाएगा कि उसने जो भी कॉस्टिंग के एस्टिमेशंस लगाए हैं वो सारे सही है। ये तो पता चला गवर्नमेंट से ग्रांट ज्यादा लाने के लिए उसने कॉस्ट डबल करके बता दी। कॉस्ट ज्यादा तो उसको परसेंटेज उसके ऊपर ग्रांट मिलेगा तो वो भी ज्यादा मिलेगा। तो जो कॉस्टिंग रिकॉर्ड है जो सरकार को सबमिट कर रहा है वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कौन बताएगा? यू पीपल, CMA। यस और नो? क्योंकि कॉस्ट ऑडिट कौन करते हो? आप लोग। इसीलिए आप लोगों के एग्जाम में गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। क्योंकि जब कभी भी आप प्रैक्टिस करोगे, जहां कहीं पे भी प्रोजेक्ट कॉस्ट रिपोर्ट सबमिट करना है फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांट, आप लोगों का वहां पे ऑडिट करवाना जरूरी है। आप लोगों से ऑडिट करवाना जरूरी है। इसलिए इंस्टीट्यूट एग्जाम में जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछती है। लॉजिकल है, अच्छे से ध्यान देना। अब डिप्रिसिएबल असेट है, आपको ट्रक कितने का था? आपका 10 लाख का। गवर्नमेंट ग्रांट मिली 9 लाख की। ट्रक आप नेट किस पे दिखा रहे हो? 1 लाख पे। ये एक तरीका देख रहे मुन्ना, बैलेंस शीट के असेट साइड में ट्रक कितने पे दिखाया? 1 लाख पे। दूसरा तरीका, ट्रक कितने का था? 10 लाख का। ग्रांट कितने की मिली? 9 लाख की। नेट ट्रक का वैल्यू कितना हुआ? 1 लाख। बट आप क्या कर रहे हो मालूम है क्या? बैलेंस शीट के असेट साइड में आप ट्रक दिखा रहे हो 10 लाख का, और डेफर्ड पोस्टपोन करना, धक्का लगाना, कितना है बेटा? 9 लाख दिखा दिया। दोनों का मतलब देखो तो सेम ही है क्या? असेट में 10 दिखा के लायबिलिटी में 9 दिखाना क्या, या असेट में 1 लाख दिखाना क्या? तकलीफ ये नहीं है, तकलीफ अब आपको समझ में आई होगी। सर डिप्रिसिएशन का कैसे करना? अब अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पे तो डिप्रिसिएशन बहुत आसानी से हो जाएगा। P&L अकाउंट के अंदर में इसके ऊपर 1 लाख का 10% अगर है तो लिख देंगे टू डिप्रिसिएशन 10,000। कोई तकलीफ है इसमें किसी को? लेकिन अब यहाँ पे कैसा रहेगा? P&L के डेबिट में टू डिप्रिसिएशन 10 लाख का 10% कितना आया? 100,000 और 1 लाख। और ये असेट कितनी साल चल रही है? 10 साल चल रही है ना। तो ये डेफर्ड ग्रांट का भी, ये देखो, और ये डेफर्ड ग्रांट, इसको भी राइट ऑफ करो, P&L के क्रेडिट में लो। बोलो बाय डेफर्ड ग्रांट। सर बाय क्यों किया? डेफर्ड ग्रांट कहां लिखा था? लायबिलिटी में। लायबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस, अब उसको भी धीरे धीरे खत्म करना है इन द प्रोपोर्शन ऑफ डिप्रिसिएशन। खत्म करना है तो ग्रांट को क्या करो? डेबिट। और ये तो सरकार से मिला हुआ है, फायदा हो गया मेरा। हर साल उस फायदे को हम लोग क्या कर रहे हैं? डेफर्ड। पूरा का पूरा फायदा 9 लाख का 1 साल के P&L में नहीं दिखा सकते। वो 9 लाख का फायदा किसके लिए मिला? ट्रक के लिए। ट्रक कितने साल चलेगा? 10 साल। तो 9 लाख का फायदा भी कितने साल के P&L के क्रेडिट में दिखाएंगे? 10 साल के। तो यहां पे दिखा दो, कितना दिखाना है? 90,000। कैसे आया? 9 लाख डिवाइडेड बाय 10 ईयर। ये कैसे आया? 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 ईयर। जिस प्रपोर्शन में आप डिप्रिसिएशन ले रहे हो उसी प्रपोर्शन में आपको डिफर्ड ग्रांट P&L के क्रेडिट में ट्रांसफर करना है। चेक कर लो, नेट इफेक्ट सेम है। 100,000 90,000 का नेट इफेक्ट आया क्या? 10,000। कैसा भी करो, सिर्फ दिखाने के तरीके। सो मॉड्यूल के अंदर में कभी कभी ये तरीका थ्योरी में लिख के देते और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अचानक ये दिखता है।
तो बच्चा सोचता है मॉड्यूल में बताया कुछ और है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कुछ और दिया है। तो दोनों भी तरीके आपको समझ में आए। ये क्या था बेटा, डेप्रिसिएबल असेट से रिलेटेड अगर गवर्नमेंट ग्रांट है तो उसके रिकॉग्निशन के दो तरीके हैं, बरोबर है। चलो आ जाओ, ये देखो तो बोला दो तरीके, ट्रीटेड एज अ डेफर्ड इनकम एंड रिकॉग्नाइज इन द प्रपोर्शन ऑफ, किस प्रपोर्शन में दिखाना है बेटा, इन द प्रपोर्शन इन विच डिप्रिसिएशन इज चार्ज। और डिप्रिसिएशन कौन से वैल्यू पे रहेगा, ग्रॉस। देखो तो हमने भी ग्रॉस वैल्यू पे दिखाया क्या, यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू के ऊपर डिप्रिसिएशन है और इस डेफर्ड इनकम को उस डिप्रिसिएशन के प्रोपोर्शन में यहां दिखा दिया, बरोबर। जो लिखा हुआ था उसको मैंने नंबर्स में डाल के आपके सामने प्रेजेंट किया। देखो यहां पे क्या करना है, असेट कौन से वैल्यू पे दिखाया, एट ग्रॉस वैल्यू, और जो डेफर्ड ग्रांट थी उसको भी किस प्रपोर्शन में दिखाया, इन प्रपोर्शन ऑफ डिप्रिसिएशन। कहां पे, P&L के क्रेडिट में, राइट। और यहां पे डिप्रिसिएशन कौन से इस पे आएगा, डिप्रिसिएशन एट ग्रॉस वैल्यू, असेट की ग्रॉस वैल्यू के ऊपर निकालेंगे। बात एक ही है ना, डिप्रिसिएशन इधर 1 लाख दिखा के डेफर्ड इनकम 90,000 दिखाया, नेट डिप्रिसिएशन कितना आया 10। ये इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। ये दो तरीके हैं, देखो मैं इधर जाके भी बता रहा हूं, ये सेम दो तरीके, ये और ये दूसरा। प्लीज इसमें किसी को डाउट है तो एक बार पहले पूछो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बरोबर। एनीबडी प्लीज। चलो आगे, एक बार मुझे पूरा स्टैंडर्ड रिवाइज करवा दो। AS12 का सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्या था बेटा, डिस्क्लोजर ट्रीटमेंट और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना। किसकी, मेरी की, तुम्हारी, नो, गवर्नमेंट ग्रांट की। गवर्नमेंट ग्रांट का डिस्क्लोजर और अकाउंटिंग क्या होता है। गवर्नमेंट ग्रांट, एनी सब्सिडी, कैश इंसेंटिव रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर कंडीशन। उसके बाद कब रिकॉग्नाइज करना है, जब ग्रांट मिल जाएगी और जब उससे रिलेटेड कंडीशंस भी पूरी हो जाएगी। अगर ये दोनों चीजें हैं तो रिकॉग्नाइज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। चलो रिकॉग्निशन का देख लिया, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड का क्या है देख लिया। अब ग्रांट, सबसे पहले प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में अगर ग्रांट है तो क्या करना है, बहुत आसान है, कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करो। गवर्नमेंट से ग्रांट मिला इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन तो कैश बैंक और असेट के फॉर्म में, जिस फॉर्म में मिला होगा वो डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। दूसरा आपको बोला है ग्रांट रेवेन्यू नेचर के फॉर्म में। रेवेन्यू नेचर की ग्रांट कैसे पहचानते हैं, अच्छा प्रमोटर्स नेचर की कैसे पहचानते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, है ना। ये या तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया रहेगा, ये ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, बरोबर है। दूसरा ग्रांट अगर रेवेन्यू नेचर की तो क्या करना है, रिस्पेक्टिव खर्चे से कम कर देना। अरे रेवेन्यू नेचर की ग्रांट मतलब आपके खर्चे पुराने के लिए ग्रांट मिली है ना। आपने आपके स्कूल, अपने गांव में, शहर में जिला परिषद स्कूल वगैरह देखी होगी ना। कुछ गवर्नमेंट ग्रांटेड स्कूल होती है, कुछ प्राइवेट स्कूल नॉन ग्रांटेड होती है। गवर्नमेंट ग्रांटेड की स्कूल की फीस बहुत कम होती है, क्यों, क्योंकि वहां पे पैसा कौन दे रहा है, सरकार। वहां पे आपने कभी सोचा है कि मेरी साल भर की स्कूल की फीस 1000 रुपए थी, तो टीचर लोगों को 50-50 हजार की सैलरी कहां से आती है, गवर्नमेंट टीचर को, गवर्नमेंट से ग्रांट आती है। और वो जो ग्रांट आती है वो ग्रांट किस चीज के लिए, टीचर की सैलरी के लिए। तो टीचर की सैलरी की जो ग्रांट है वो कौन से नेचर की है, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन या रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू नेचर। प्रमोटर्स क्यों, सैलरी टीचर की स्मूथ ऑपरेट करने के लिए टीचर को सैलरी देना पड़ता है, और टीचर्स को सैलरी जो देना है वो उस स्कूल का रेवेन्यू खर्चा है। रेवेन्यू खर्चा पुराने के लिए सरकार ग्रांट दे रही है, तो ग्रांट कौन सी है, रेवेन्यू नेचर की ग्रांट है। अभी समझा। स्कूल के अंदर में कुछ तो बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा है, उस बिल्डिंग की कॉस्ट का 20% दे दिया सरकार ने। अब बोलो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, बोल दिया कि एक स्कूल एक और कॉन्वेंट चालू करना चाहती है, वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, उसका इतना परसेंटेज दे दो, डायरेक्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट का। प्रोजेक्ट कॉस्ट का परसेंटेज प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। टीचर्स की सैलरी, गार्ड की सैलरी, स्कूल की इलेक्ट्रिसिटी फीस पे करने के लिए जो ग्रांट मिल रही है वो रेवेन्यू नेचर की ग्रांट। टीचर के स्कूल के अंदर में केमिस्ट्री का लैब था, उस लैब के अंदर में बहुत सारे इक्विपमेंट दे दिए, डेप्रिसिएबल असेट है। स्कूल के लिए रिक्शा दे दिया बच्चों को लेकर के आने के लिए, डेप्रिसिएबल असेट है। तो तीसरी डेप्रिसिएबल नेचर की।
अब तीनों का ट्रीटमेंट बताता हूं। प्रमोटर्स नेचर का ग्रांट है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू नेचर का ग्रांट है तो दो तरीके से, या तो रिस्पेक्टिव खर्चे से कम करो, पूरा खर्चा सरकार ने दे दिया है तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो हम लोग क्या करेंगे, इनकम खर्चा नेट इफेक्ट जीरो। या तो रिस्पेक्टिव खर्चे से कम करो, या तो क्या करो, खर्चा पूरा ग्रॉस पे दिखाओ और जो ग्रांट मिल रही हो क्रेडिट में दिखाओ। बात तो एक ही है। और तीसरा, डिप्रिसिएबल असेट से रिलेटेड ग्रांट मिला, मतलब डिप्रिसिएबल असेट मिल गई हमें, या फिर सरकार ने डिप्रिसिएबल असेट के लिए पैसे दिए, तो अगेन या तो डिप्रिसिएबल असेट नेट वैल्यू पे दिखाओ। 10 लाख की असेट थी, सरकार ने दे दिए 9 लाख, तो आपका आपके बुक में डिप्रिसिएबल असेट दिखेगी 1 लाख की, और उस 1 लाख पे डिप्रिसिएशन आएगा। या दूसरा तरीका, असेट को पूरी ग्रॉस वैल्यू पे दिखाओ 10 लाख की, और जो ग्रांट मिली लायबिलिटी में दिखा दो, और फिर असेट का डिप्रिसिएशन और ये लायबिलिटी का डिफर्ड इनकम। बरोबर है, क्लियर। उसके बाद आ जाओ, नॉन डिप्रिसिएबल असेट, एग्जाम्पल बताओ मुझे इसका। लैंड, सरकार ने जमीन दे दी आपको, मिलती है क्या ऐसे? खड़की के पास किसी को जमीन दिया था कोई, तो पॉलिटिशियन को बहुत बवाल हुआ था, काफी साल पहले की बात है। आई थिंक पुराना जो राष्ट्रपति था उसको दिया था शायद, खड़की एरिया के पास, खड़की कंटोनमेंट बोर्ड के पास, पुणे की बात कर रहा हूँ। उसको कुछ तो पर्पज से जमीन दिया, फिर लोगों ने आवाज उठाई, 5 साल कुछ किया नहीं, जमीन चाहिए ये चाहिए, तो शायद फिर में भी शायद कैंसिल हो गया रहेगा। देती है सरकार के पास जमीन बहुत है, तो सरकार काफी बार जमीन दे देती है। अब आपने अगर सोचा कि मुझे बच्चों के लिए स्कूल डालना है, अनाथ आश्रम डालना है, पैसे नहीं है, सरकार को अप्लाई किया है ना, अंदर ऊपर बाहर अंदर नीचे से खिलाए, तो सरकार आपको जमीन दे देती, जा ये सिंहगढ़ से पायथा शी है जमीन, तू घेऊन टाक। सिंहगढ़ के पायथा पे है ना एक अनाथ आश्रम है, नाम नहीं मालूम उसका मेरे को, है वहाँ पे, बहुत बड़ा है और जबरदस्त है फैसिलिटी, मतलब एक से एक। ठीक है, तो जमीन दे दिया, नॉन डिप्रिसिएबल एसेट है क्या? नो, अगर उससे रिलेटेड कोई कंडीशन नहीं है तो पूरा का पूरा लाइक प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, मतलब बताओ कहां क्रेडिट करेंगे? कैपिटल रिजर्व में, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और उसके बाद कंडीशंस अगर उससे रिलेटेड कुछ है जो को फुलफिल करनी पड़ेगी, तो आपने इनकम में क्रेडिट करना है इन द सेम पीरियड ओवर विच द मीटिंग सच ऑब्लिगेशन। कंडीशंस, अरे डिप्रिसिएशन की तरह यार, जितने पीरियड में आप वो असेट डिप्रिसिएट करोगे उतने पीरियड में आपने उस ग्रांट को लायबिलिटी से कम करके इनकम में दिखाना है, लायबिलिटी से कम करके इनकम में। अभी दिखाया था ना, अब यहां पे पीरियड ऑफ डिप्रिसिएशन की जगह पे क्या हो गया? पीरियड ऑफ कंडीशन। पीरियड ऑफ डिप्रिसिएशन की जगह क्या हो गया? उस पीरियड में हम लोग उसे दिखाएंगे जितना पीरियड कंडीशन पूरा करने के लिए लगेगा। सर एग्जांपल दे दो इसका, अभी दे देता हूं। मान लो आपने सरकार ने आपको एक लैंड दिया 10 लाख का, बोलो कौन सा है ये? प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन ना, रेवेन्यू नेचर का है ना, डिप्रिसिएबल एसेट है ना, कौन सा है ये? नॉन डिप्रिसिएबल है। हाँ चलो चौथे कैटेगरी में आ गए चार्ट में, ये तो पता चल गया S12 के चार्ट के अंदर में चौथी कैटेगरी का है। फिर उसके बाद 10 लाख का जमीन दिया है आप लोगों को, और आपको बोला है कि आपको आने वाले 5 साल तक क्या करना होगा? इस जमीन से आपने इन गरीब बच्चों की सेवा करना है। कैसे? उन गरीब बच्चों के लिए ग्राउंड बनाओ, उनको खिलाओ कुदाओ, वहाँ पे नाचो गवाओ, उनके लिए सोशल एक्टिविटीज करो। 5 साल की कंडीशन है, हो गया ना, लैंड दिया कंडीशन बोल दी, और बोला उस जमीन के ऊपर आपने ऐसा ऐसा ये सारी चीजें करनी है, 5 साल लगेंगे पूरा आपको ये कंडीशंस फुलफिल करने के लिए। सरकार ने पीरियड भी रखा है, तो वो जो भी लैंड मिली है आपको 10 लाख रुपए की, या बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा दोगे, बरोबर है क्या? और हर साल ये कितना मिला आपको? 10 लाख। हर साल आप P&L के क्रेडिट में कितना दिखाओगे? 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख। कुछ समझ में आई बात? आपको मिला ग्रांट, ठीक है, मिल गया। अगर कोई कंडीशन नहीं है, खेल खत्म, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल रिजर्व बोल के दिखा दो। कंडीशन है डिफर्ड ग्रांट बोल के दिखाओ, और हर साल क्या करो? P&L के क्रेडिट में, है ना, क्रेडिट द इनकम, क्रेडिट टू इनकम। देखो P&L के क्रेडिट में लिखना मतलब इनकम को क्रेडिट करना हो गया क्या? और कितना क्रेडिट करना है? ओवर द सेम पीरियड ओवर विच द कॉस्ट ऑफ मीटिंग सच कंडीशन, ओवर विच द कॉस्ट ऑफ मीटिंग सच कंडीशन ऑब्लिगेशन इज चार्ज टू इनकम।
जितने पीरियड में आप लोगों को कंडीशन पूरा करने के लिए इनकम को चार्ज करना है। सर वो इनकम को चार्ज करने वाला पॉइंट नहीं समझा, बता दो। अब आपने सरकार ने आपको बोला लैंड दे रहे हैं, यहाँ पे बच्चों की एक्टिविटी करवानी पड़ेगी। एक्टिविटी क्या फोकट में हो जाएगी क्या? मेरे ससुर से आएगा टेंट, खेलने कूदने के सामान, उसके लिए पैसा लगेंगे ना, तो वो एक्टिविटी का आप क्या करोगे? इनकम को चार्ज करोगे। मान लो आपने एक्टिविटी करवाई इस साल 50,000 रुपए की, तो आप पीएनएल के डेबिट में कितना लिख रहे हो? 50,000 की एक्टिविटी कराई, चार्ज टू इनकम। और इसके अगेंस्ट में आपको सरकार से ग्रांट मिली है क्या? यस। टोटल ग्रांट कितनी थी? 10 लाख की। कितने साल ये करना था एक्टिविटी खेलकूद? 5 साल तक। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 साल, तो इस साल कितना आया? 2 लाख। ये देखो, क्रेडिट टू इनकम 2 लाख, चार्ज टू इनकम 50,000। ऐसा कितने साल करना है? 5 साल तक। यह है नॉन डिप्रिसिएबल असेट का। एक बार वापस अब रिवर्स में हम लोग पढ़ लेते। ग्रांट मिला है, ग्रांट की ट्रीटमेंट टोटल 4 तरीके से हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ग्रांट। पहला वाला ट्रीटमेंट है नॉन डिप्रिसिएबल असेट, रिवर्स वे में करते हैं। नॉन डिप्रिसिएबल असेट मिला है तो उसमें 2 बातें हो सकती है, उससे रिलेटेड कोई कंडीशंस नहीं है, उससे रिलेटेड कंडीशंस है, उससे रिलेटेड कोई कंडीशन नहीं है, दिमाग लगाने का काम नहीं, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की तरह कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट और लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, राइट। अगर उससे रिलेटेड कंडीशंस है तो है क्वेश्चन, बता वो कंडीशन पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा। क्वेश्चन ने बोला 10 साल लगेगा। ग्रांट कितने की मिली? 10 लाख रुपए की। कितना साल समय लगेगा कंडीशंस पूरा करने? 10 साल। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 साल है ना, तो हर साल कितना दिखाना है इनकम में? 1 लाख। तो हर साल कितना दिखाना है? 1 लाख, है ना। यहाँ पे जो 2 लाख था कितना आ जाएगा? 1 लाख। और वो कंडीशंस पूरी करने के लिए जो भी खर्चा लगेगा, कंडीशंस पूरी करने के लिए कोई भजन कीर्तन थोड़ी करना है। सरकार ने कंडीशन रखी यहाँ पे आपको मेला लगाना होगा हर साल इस लैंड पे 10 साल तक, तो मेला लगाने के लिए जो खर्चा लगेगा वो खर्चा क्या करेंगे? चार्ज टू इनकम। तो ये जो भी वो खर्चा इधर आया, क्रेडिट में इनकम आ गई ग्रांट की, ऐसा हर साल करना है। कितने साल तक? 10 साल तक। ये बात समझ में आई। नॉन डिप्रिसिएबल 2 बातें, नो कंडीशन विथ कंडीशन। विथ कंडीशन है तो कंडीशन पूरा होने के लिए जितना समय लगेगा वो ग्रांट को उस प्रोपोर्शनल वे में क्रेडिट साइड में दिखा दो, और वो कंडीशन के लिए जो भी खर्चे लगेंगे वो डेबिट में दिखा दो। दूसरा डिप्रिसिएबल असेट, अगेन 2 तरीके से हम लोग प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, या तो डिडक्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द असेट, या तो फिर असेट दिखाओ ग्रॉस वैल्यू के ऊपर में। अगर 10 लाख का ट्रक मिला, सरकार ने दिया 9 लाख, तो ट्रक दिखा दो 1 लाख पे। पहला वाला तरीका, डिडक्ट द ग्रांट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द असेट एंड शो द असेट एट नेट वैल्यू। दूसरा तरीका, असेट दिखाओ 10 लाख पे, लायबिलिटी में दिखाओ ग्रांट 9 लाख, फिर ये 10 लाख का डिप्रिसिएशन पीएनएल के डेबिट में, और ये 9 लाख की जो ग्रांट मिली इसका प्रोपोर्शनेट इनकम पीएनएल के क्रेडिट में। देखा है ये वाला तरीका? बरोबर है। ये वाला तरीका डिप्रिसिएबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद रेवेन्यू नेचर की ग्रांट है, अगेन 2 तरीके, या तो रिस्पेक्टिव खर्चे से कम करो, जिस खर्चे के लिए सरकार ने ग्रांट दिया उस खर्चे से कम करो। सरकार ने ग्रांट दिया इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने के लिए, हर महीने बिल आया 10,000 का, सरकार ग्रांट दे रही है हर महीने 6,000 रुपए। बोलो 10,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल था, 6,000 की ग्रांट आ गई, नेट खर्चा दिखाओ 4,000, या फिर खर्चा पूरा दिखा दो पीएनएल के डेबिट में 10 और ग्रांट मिली हो पीएनएल के क्रेडिट में दिखा दो 6, अल्टीमेटली तो आएगा 4 ही। उसके बाद पहला वाला तरीका, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कुछ था इसमें। सो AS12 पूरा समझ में आया। अब आप ब्रह्मांड की कोई भी किताब निकालो, अब मॉड्यूल भी देखोगे तो अब आपको मॉड्यूल पे थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि नहीं, मॉड्यूल के अंदर में और भी अच्छा हो सकता है। अब आप आगे जाके आप में से कोई काउंसिल मेंबर बनता है CMA इंस्टीट्यूट का, तो ये सजेशन ध्यान रखना, मॉड्यूल के अंदर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर काम करना और चाहिए। आगे और पढ़ते हैं, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। स्पेशल केसेस कुछ बता रहा हूं, ध्यान देना। सर स्पेशल केसेस क्या है? स्पेशल केसेस आपके मॉड्यूल में नहीं है, बट वेट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये वाली स्पेशल केस है, ये भी वाली स्पेशल केस है। कौन सी? रिफंड की। मॉड्यूल के थ्योरी में स्पेशल केस नहीं है, बट रिफंड है।
प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर मॉड्यूल का गवर्नमेंट ग्रांट का तीसरा यानी 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। देखो रिफंड का उसमें दिया है एक, बट ऊपर थ्योरी में देखोगे तो रिफंड में बस एक सेंटेंस लिख के खत्म कर दिया, बच्चे को कैसे समझ में आएगा। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में पूछ रहे हो तुम, समझ में आया क्या है कि नहीं रिफंड एक में 6 या 7वें में, और रिफंड के ऊपर ऊपर तो कुछ थ्योरी दिया ही नहीं, ज्यादा पढ़ लो, रिफंड के ऊपर कोई थ्योरी नहीं है। तो हम लोगों को करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में रिफंड के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, तो हमको करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। चलो करें क्या, स्पेशल केस देखो। अभी तक हमने कौन कौन सी केस देखी, नॉर्मल केस देख ली। पहले तो क्या क्या था, ग्रांट मिला इन द नेचर ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन कैपिटल रिजर्व में, ग्रांट मिला इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से कम कर दो या फिर इनकम साइड में दिखा दो, ग्रांट मिला इन द नेचर ऑफ डेप्रिसिएबल असेट, या तो ग्रॉस वैल्यू पे दिखाओ तो नेट वैल्यू पे दिखाओ। ग्रॉस वैल्यू पे दिखाया तो फिर वो ग्रांट का इनकम पीएनएल में, और नेट अपना असेट का ग्रॉस वैल्यू का डिप्रिसिएशन पीएनएल के डेबिट में, और या तो नेट वैल्यू पे दिखाया तो कोई टेंशन ही नहीं है, और या फिर लास्ट में नॉन डेप्रिसिएबल असेट है तो हम लोगों को क्या करना है, या तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे उस ग्रांट को लाइबिलिटी में दिखा करके, दो बातें हो सकती ना, नो कंडीशन विद कंडीशन। नो कंडीशन है दिमाग नहीं लगाना है, कैपिटलिज्म में क्रेडिट। विद कंडीशन है तो जो भी आपको ग्रांट मिली लाइबिलिटी में दिखाओ और हर साल उसको प्रोपोर्शनेट वे में इनकम में दिखा दो, बरोबर है ना। और उसके बाद में जो कंडीशंस बोली वो कंडीशंस पूरा करने के लिए जो भी खर्चा लग रहा है वो चार्ज टू इनकम, बरोबर। आज स्पेशल केस कॉन्टिंजेंसी, क्या रे बेटा कॉन्टिंजेंसी, अब अच्छे से ध्यान देना सब लोग, प्लीज ध्यान दो। मान लो ग्रांट मिल गई, कोई होनी अनहोनी हो गई, ग्रांट शायद रिफंड करना पड़ जाएगा, या ग्रांट मिली है सब्जेक्ट टू फ्यू कंडीशंस और कुछ कॉन्टिंजेंट इवेंट। पहले तो ये बता दो कॉन्टिंजेंसी यानी क्या। कॉन्टिंजेंसीज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, नहीं मालूम, बरोबर है ना। सो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द कॉन्टिंजेंसी अराइजेस आफ्टर द ग्रांट हैज बीन रिकॉग्नाइज अप्लाई AS4। AS4 का नाम लिखेंगे बच्चा लोग, अच्छा आप मत लिखो, जब आप लिखोगे तब मैं लिखवा दूंगा। कॉन्टिंजेंसीज मैं नाम लिखवा दूंगा, पेन इंक छोड़ रहे हैं यहाँ पे। कॉन्टिंजेंसीज नाम क्या है सुनना, कॉन्टिंजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। फिर से बोलो, AS4 का नाम क्या है, कॉन्टिंजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। सो सुनना, दो स्टैंडर्ड का सैंडविच हो गया अब यहाँ पे, अच्छे से सुनो। जब कभी भी आपको गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती तो आप AS12 के हिसाब से उसकी अकाउंटिंग करोगे। हे AS12 बता अकाउंटिंग कैसे करना है। AS12 ने बता दिया 4 में से कौन से टाइप की ग्रांट है बता दे, प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, रेवेन्यू नेचर है, नॉन डेप्रिसिएबल असेट है, डेप्रिसिएबल असेट है, कैसा है बता, तो बता दिया। लेकिन ग्रांट मिलने के बाद में अचानक से कुछ कॉन्टिंजेंसी अराइज हो गई, तो वहाँ पे जबरदस्ती AS12 को तकलीफ नहीं देना, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, AS4 को फॉलो करेंगे। और AS4 क्या कहते हैं मालूम है क्या, जब कभी भी बैलेंस शीट डेट के बाद और वो बैलेंस शीट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के या फिर प्रमोटर्स के साइन होने के पहले, इस दौरान आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट एंड बिफोर द अप्रूवल और फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट, इस दौरान जो भी इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। फाइनल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन होने के बाद के इवेंट को इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट नहीं बोलेंगे। कौन से इवेंट आते हैं, बैलेंस शीट डेट के बाद के और अप्रूवल के पहले, तो वहां पे AS4 अप्लाई करना है। बस इतना ही आपको AS12 में यहाँ पे दिया हुआ है। इसके लिए कोई आपको AS4 की प्रैक्टिकल प्रोविजंस यहाँ पे अप्लाई नहीं करनी है। थ्योरी क्वेश्चन के लिए आ सकता है कि अगर कॉन्टिंजेंसी आ गई तो हम लोग क्या करेंगे, AS12 अप्लाई करेंगे कि AS4। इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन देखो, इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चन पूछती है, गवर्नमेंट से ग्रांट मिली, बच्चे के दिमाग में आ गया AS12 ग्रांट मिली, बैलेंस शीट डेट के बाद में कुछ तो कॉन्टिंजेंसी अराइज हो गई और ग्रांट रिफंड करनी पड़ रही है, तो अब बताओ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। 99% बच्चे AS12 लिखते हैं, बट रॉन्ग आंसर। गवर्नमेंट ग्रांट शब्द दिखा तो हर बार जरूरी नहीं कि AS12 आ जाएगा। यहाँ पे कॉन्टिंजेंसी अराइज हुई है एंड यू हैव टू रिफंड दैट ग्रांट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टिंजेंट सिचुएशन, तो हम लोग वहाँ पे AS4 को फॉलो करेंगे। थ्योरी क्वेश्चन आएगा आपको केस स्टडी के अंदर में। उसके बाद नॉन मॉनिटरी ग्रांट, असेट गिवन एट अ कंसेशनल रेट, रिकॉर्ड एट एक्विजिशन कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट मिली तो नॉमिनल वैल्यू पे, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, अच्छे से ध्यान देना।
नॉन मॉनिटरी एसेट प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी ही दे दिया, पैसे नहीं दिए। पैसे दिए रहते तो ऊपर करते ना, अरे बाबा देखो ना, पैसे अगर दिए रहते तो मैं ऐसे करता, ये देखो डिडक्ट करो मत करो, बट यहां पे पैसे वैसे नहीं दिए, असेट ही दे दिया, बरोबर है। या फिर इसी के अंदर में ऊपर की भी एक और चीज इन्होंने घुसा के दे दी, वैसे यहां पे डबल देने की जरूरत नहीं थी। असेट कौन से रेट पे दे दिया, कंसेशनल रेट पे दे दिया, एकदम कंसेशनल रेट पे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर वाली ट्रीटमेंट है मैं वही रिपीट करूंगा क्योंकि यहां पे भी वही है। क्या करेंगे हम लोग, उस असेट के अंदर से जो भी पैसा मिला है उतना माइनस करके आप नेट वैल्यू पे दिखा दो, बरोबर है, या फिर ग्रॉस वैल्यू पे दिखाओ और उसके बाद जो भी मिला वो लायबिलिटी में दिखा दो। लेकिन एक नई चीज यहां पे इन्होंने दी है, असेट फ्री में मिला, फ्री वाला ऊपर नहीं पढ़ा ना हमने, ये एक नया इस पॉइंट में, असेट कैसे मिला, फ्री ऑफ कॉस्ट। ध्यान देना, एक्विजिशन कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। असेट थी 10 लाख रुपए की, इन्होंने हमें दे दिया 1 लाख रुपए में। असेट थी 10 लाख रुपए की, इन्होंने हमें दे दिया 1 लाख रुपए में। तो ये स्टैंडर्ड कहता है एट एक्विजिशन कॉस्ट दिखाओ, आपके जेब से कितना पैसा लगा रहे हो उस असेट को अक्वायर करने के लिए। बोल बेटा, आपके जेब से कितना पैसा लगा उस असेट को अक्वायर करने के लिए, बोलो 1 लाख रुपीस। 10 लाख का असेट था, कंसेशनल रेट पे दिया, कितने की थी असेट, 10 की, आपको कितने में दिया, 1 लाख रुपए में, तो आप किस पे रिकॉर्ड करोगे, 1 लाख पे, यस और नो। सो ये है एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट इज 1 लाख। आपको किसी भी चीज को हासिल करने के लिए आपके जेब से जितनी कॉस्ट देनी पड़ रही है उस कॉस्ट को टेक्निकली हम लोग अकाउंटिंग की दुनिया में बोलते हैं एक्विजिशन कॉस्ट। होगी असेट 10 लाख की, मुझे एक्वायर करने के लिए कितना लगा, 1 लाख, है ना। इसी में और आगे क्या बोला है, असेट आप लोगों को दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बोलो क्या बुक्स में असेट रिकॉर्ड ही नहीं करोगे क्या, रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, भले ही फ्री में मिला। सर एक्विजिशन तो कुछ गया नहीं, एक्विजिशन कॉस्ट 0 लगा। हाँ बेटा, इसीलिए तो S12 में स्पेसिफिक वो सिचुएशन डाल दी स्पेशल केस में। लॉजिकली आपका सही है कि सर एक्विजिशन कॉस्ट लगा 0, तो हम लोग 0 पे रिकॉर्ड करेंगे, बट स्पेशल केस में क्या बोला इन्होंने, जब भी आपको असेट मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको उस असेट को बुक में तो लाना है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर किसी भी चीज को लाना है तो उस चीज की आपको कौन सी वैल्यू पता होनी चाहिए, मॉनिटरी वैल्यू। तो अब यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू पे दिखा देंगे 100 रुपए, 50 रुपए, 1 रुपया, 1000 रुपए, हम लोग कौन सी वैल्यू पे दिखाएंगे, नॉमिनल वैल्यू पे। लेकिन कब, अगर वो असेट मिली एट फ्री ऑफ कॉस्ट। सो एग्जाम में सवाल आएगा नॉमिनल वैल्यू पे कब आएगा, जब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है तभी। अब फिर भी आपको ऊपर में और नीचे में यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर किए देता हूँ। ये 2 केस में आता है ना दिक्कत कि सर ये दोनों भी सेम लग रही है, एक ऊपर में दे दिया डेप्रिसिएबल असेट में, नीचे दे दिया इन्होंने स्पेशल केस में। चलो आपके लिए सिर्फ, कोई और होता तो नहीं बोलता, अच्छे से सुनना। ऊपर वाली केस में क्या हो रहा है, आपने मार्केट से असेट खरीद के लाया और सरकार से आपको पैसा मिला। मार्केट से आपने असेट कितने की खरीद के लाई, 10 लाख की, सरकार ने आपको क्या दिए, 200 पैसे दिए, कितने दिए, 9 लाख। तो उसको दिखाने के 2 तरीके हैं। नीचे वाले केस में सरकार ने आपको पैसे नहीं दिए, सरकार ने आपको असेट बेची है, या तो थोड़े से पैसे लेके कंसेशनल रेट पे, या तो फुकट में, या तो थोड़े से पैसे लेके या तो फोकट में। पहले वाले केस में आप असेट खरीद के ला रहे हो, सरकार को बिल दे रहे हो, सरकार आपको पैसा दे रही है, तो वो पैसे आप असेट की वैल्यू से डिडक्ट करोगे, या तो ग्रॉस वैल्यू पे दिखा के, इनकम साइड लायबिलिटी में दिखा के, प्रोपोर्शनेट डिप्रिसिएशन के प्रोपोर्शन में इनकम दिखाओगे। ऊपर वाले केस में सरकार से जो भी ग्रांट मिली, अगर आप असेट को ग्रॉस वैल्यू पे दिखाना चाहते हो तो ग्रांट दिखाओ लायबिलिटी में, और इस ग्रांट को हर साल डिप्रिसिएशन के प्रोपोर्शन में कहां पे दिखाओ, पीएनएल के क्रेडिट में। या फिर 10 लाख की असेट थी, सरकार ने 9 लाख दे दिया, असेट ही दिखा दो 1 लाख का, किस्सा ही खत्म, और वो 1 लाख पे डिप्रिसिएशन। सो ऊपर वाले केस में आप असेट खरीद के लेके आ रहे हो, सरकार आपको पैसे दे रही है, उस पैसे से या तो आप डिडक्ट करोगे या तो आप लायबिलिटी में दिखाओगे। नीचे वाले स्पेशल केस में
सरकार आपको असेट दे रही है, पैसे नहीं दे रही है। अब असेट कैसे दे रही है? या तो फुकट में या तो कंसेशनल रेट पे। फर्क समझा? पक्का समझा? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो, मैं फिर से एक्सप्लेन अलग तरीके से भी कर सकता हूँ। चलो आगे, डन। उसके बाद कॉन्टिंजेंसी हमने देख लिया। S4 प्योर थ्योरी क्वेश्चन आएगा कॉन्टिंजेंसी पे। यहाँ पे नॉन मॉनिटरी आइटम क्या करना है? असेट कंसेशनल रेट पे मिला तो एक्विजिशन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पे मिला तो नॉमिनल वैल्यू। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, बरोबर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या है बेटा? AS5 के साथ डील करेंगे। क्या है AS5 का नाम? प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। क्या है AS5 का नाम? प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। सो जब कभी भी गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिल रहा है, वहां पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है सर, जैसे कि देखना, फॉर गिविंग इमीडिएट फाइनल सपोर्ट एंड नॉट एज an incentive to undertake a specific expenditure or as a compensation for expenses or losses incurred in the previous period। आज तक ये केस देखनी है, वापस सुनना केस क्या बता रहा हूँ। आपकी कंपनी को पिछले कई सालों से लॉस हो रहे हैं। आपकी कंपनी अगर जिंदा रही तो भारत को भी कहीं ना कहीं फायदा है, क्योंकि आप काफ़ी सारे बेरोजगार लोगों को रोजगार दे रहे हो। लेकिन तकलीफ ऐसी है कि आपकी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत कम लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि मार्केट में चाइना का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक रहा है। आपकी कंपनी दिवाली के दिए बनाती है, खेल खिलौने बनाती है, प्योर प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, महंगे है, इसलिए कोई खरीदता नहीं है, हर कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीद रहा है। लेकिन आपकी कंपनी में 2000 गरीब लोग काम करते हैं, बट अब लॉसेस इतने बढ़ गए कि अब आपको आपकी कंपनी वाइंड अप करना पड़ रहा है। तो वहाँ पे सरकार कभी भी कोई कंपनी बंद हो जाए जो अनएम्प्लॉयड पीपल को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, ऐसा कभी नहीं चाहेगी। इसीलिए सरकार क्या करती है? उस कंपनी के लॉसेस को गुड करने के लिए, लॉसेस को क्या करना है? गुड, GOOD, गुड। तो सरकार ऐसी कंपनीज को क्या करती है? फॉर नो रीजन पैसे दे देती है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट के चक्कर में नहीं पड़ना। कैसे डील करेंगे? एज पर AS5, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहाँ पे है? AS5 के अंदर में। यस और नो? सर AS5 क्या बोलता है? रेवेन्यू नेचर का रिसीट होगा, डाल दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिखाओ, P&L के क्रेडिट में दिखाओ। शेड्यूल 3 में दिखाते थे ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। यस और नो? बस वो AS5 बोलता है। क्लियर? पक्की बात? ये बात समझ में आ गई सभी को? चलो आगे। और एक और, कभी कभी और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर की ग्रांट होती है। विदाउट एनी कंडीशन, फॉर नो रीजन, आपको कुछ तो खर्चा करना है, आप सरकार के लिए कुछ तो, जैसे कि नहीं, एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हो, तो सरकार उसके लिए पैसे दे देती है, ये प्रोग्राम कर ले भैया, चल इसके लिए पैसा लग रहा है, ये वर्गनी सरकार की तरफ से, कोई असेट के लिए नहीं दिया था। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आ जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का बेस्ट एग्जाम्पल लॉसेस को गुड करना। तो P&L के क्रेडिट साइड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में प्लस में दिखा देंगे। यस और नो? तो यहाँ पे AS12 नहीं, यहाँ पे किसको फॉलो करेंगे? अप्लाई AS5। कॉन्टिंजेंसी है तो AS4 को अप्लाई करो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो AS5 को अप्लाई करो। सरकार ने असेट दिया, पैसा नहीं दिया, AS12 ही अप्लाई होगा, बट स्पेशल केस में असेट कंसेशनल रेट पे दिया तो एट एक्विजिशन कॉस्ट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, फ्री फंड में श्रीखंड दिया तो एट नॉमिनल वैल्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, राइट। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिफंड ऑफ ग्रांट। ग्रांट को रिफंड करने का समय आ गया है। बोलो भैया क्या करेंगे? ऊपर जो केसेस देखे ना उसी का उल्टा कर देंगे, खत्म रिफंड। चल, ऊपर क्या देखा था? सबसे पहले कैपिटल रिजर्व में ट्रीट किया, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, तो वहां पे कैपिटल रिजर्व को क्या किया था? क्रेडिट। यहां पे कैपिटल रिजर्व को क्या करेंगे? अरे कहां गया? ये लो, डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल रिजर्व अगर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की ग्रांट। सिंपल। ऊपर क्या किया था? बैंक टू कैपिटल रिजर्व, यहां पे क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व टू बैंक। अगर रेवेन्यू नेचर की ग्रांट है, ऊपर क्या किया था? ऊपर अगर आपने रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से अगर माइनस किया होगा, ऊपर अगर आपने रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से माइनस किया होगा
तो अब रिफंड करना है तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस को बढ़ा दो, और ग्रांट वापस करना है, पैसा जा रहा है तो बैंक को क्रेडिट करो। सो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऊपर अगर आपने P&L में क्रेडिट किया होगा और उसका दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी में दिखाया होगा, तो उसको एग्जैक्ट अपोजिट कर दो, P&L को डेबिट कर दो। देखो, चार्ज टू P&L, और पहले वाला एक्सपेंस में दिखाया होगा, अनअमोर्टाइज पोर्शन बचा होगा, अप्लाई फर्स्ट अगेंस्ट द अनअमोर्टाइज डेफर्ड क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रांट एंड चार्ज द बैलेंस टू P&L। मैं आपको इसका एग्जांपल बताना चाहूंगा, आ जाओ। चल देखो ना, ध्यान देना, कौन सी ग्रांट है? रेवेन्यू नेचर की। बोलो, सरकार से आपको रेवेन्यू नेचर का ग्रांट मिला, किस चीज के लिए मिला रे बेटा? आपकी एक स्कूल है, स्कूल के टीचर्स को सैलरी देना है, सैलरी है ₹1,00,000 महीने का, सरकार ने दिया 80,000 रुपए, बरोबर है? तो देखो यहां पे मैं लिख लेता हूं बैंक अकाउंट डेबिट, दूसरे में लिखना पड़ेगा, ये यहां लिखता हूं। थोड़ा सल्लू हो गया है, जानो रे। ये लो, सरकार से ग्रांट मिला है आपको, हाँ ये लो, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू गवर्नमेंट ग्रांट। कितना मिला? 80,000। 80,000 ग्रांट कौन से नेचर का है? रेवेन्यू नेचर का। किस पर्पस के लिए दिया है बेटा आपको? ये सैलरी के लिए। ले रहे मुन्ना, सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितना हुआ सैलरी डेबिट बेटा, बताओ तो जरा। यहाँ पे आपका सैलरी था 1,00,000, सरकार ने दे दिया 80,000, आपको कितने देने हैं? 20। और ये गवर्नमेंट ग्रांट जो आपने ऊपर क्रेडिट किया था, ये कर रहा हूँ डेबिट। कितना? 80,000। और टोटल आपने पेमेंट कर दिया बैंक में, कितना? 1,00,000। बरोबर है क्या? देखो, आपकी जेब से सैलरी के 20,000 ही गए। सर कैसे बताओ? ये देखो, सैलरी आपने टोटल दी 1,00,000, 1,00,000 में से बैंक डेबिट कहां से आया? सरकार से। बरोबर है क्या? और ये कौन सा वाला ट्रीटमेंट है बताओ? रेवेन्यू का। डिडक्ट कर दिया हमने फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस। देखो, सैलरी कितने की थी? 1,00,000 की। यहां बताओ तो सैलरी कितने से डेबिट हुआ? 20,000 से। 1,00,000 की सैलरी थी, सरकार से ग्रांट मिला, नेट सैलरी कितने का दिख रहा है? 20,000। ये वो वाला ट्रीटमेंट है ना, डिडक्ट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस। अब आपको उसी साल ग्रांट रिफंड करना पड़ रहा है, रिफंड करना है। कलर चेंज कर देता हूं और बोलो, सैलरी अकाउंट डेबिट। कितने ग्रांट रिफंड करना है? 80,000 की। खर्चे को बढ़ा दो टू बैंक। ये क्या है? रिफंड कर दिया। सर गवर्नमेंट ग्रांट को डेबिट नहीं करेंगे क्या? गवर्नमेंट ग्रांट है कहां? वो तो खत्म हो गया। गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट, गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट। आपने खर्चा कम कर दिया था ना लास्ट टाइम, तो देखो हमने क्या किया, उस खर्चे को डेबिट कर दिया। जैसे ग्रांट रिफंड कर दी, अब आपके बुक्स में सैलरी कितना दिख रहा है? 20 पहले का और ये 80 अभी का। अब ये तो ऐसी बात होगी जैसे आपको ग्रांट मिला ही नहीं। और आपकी जेब से पैसा भी कितना गया? 20 पहले का। देखो 80 आपको मिल गए थे ना, तो 1,00,000 में 20 ही आपके गए थे कि नहीं? 80 तो ग्रांट के थे, तो 20 पहले आपके जेब से गए और अभी आपके जेब से और कितने चले गए? 80। रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, रेवेन्यू नेचर का है। तो ये समझा सभी को? कुछ नहीं किया मैंने, बस उल्टा कर दिया। ये है रिफंड की एंट्री, बस इतनी। रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में मैंने डेबिट कर।
या फिर हो सकता है लास्ट टाइम आपने क्या किया, जब आपको सैलरी मिली थी, ग्रांट मिली थी, तो आपने सैलरी पूरी दिखाई। ये थी मेथड 1, ये है मेथड 2। सैलरी आपने पूरा दिखाया 100,000। पहले आप सैलरी कितनी दिखा रहे थे, नेट, डिडक्ट करने के बाद, बरोबर है क्या? पहले आपने सैलरी कितनी दिखाई, नेट। उसमें दो तरीके थे ना रेवेन्यू नेचर की ग्रांट मिली तो, या तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से कम कर दो, या तो एक्सपेंस ग्रॉस वैल्यू पे दिखाओ, ग्रांट को इनकम साइड में दिखा दो। मान लो ग्रांट मिली, मैंने उसको इनकम साइड में दिखा दिया। बोलो बेटा गवर्नमेंट ग्रांट। आप बोलो एंट्री क्या करेंगे, जो भी रिस्पेक्टिव P&L या रिजर्व के अंदर में या डेफर्ड इनकम में जहां भी होगा उसको डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। सैलरी तो वैसे भी 100 है, वैसे भी 100 है। दूसरे केस में तो आपने सैलरी 100 ही दिखाई थी ना, तो फिर से सैलरी को डेबिट नहीं करना। पहले जो किया था उसका अपोजिट, पहले जो किया था उसका एग्जैक्ट अपोजिट। अब दूसरे वाले केस में हमने क्या किया था, यहाँ पे सैलरी तो पूरी दिखाई थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे रिफंड वाले केस में जैसे पहले मैंने सैलरी डेबिट किया ना, यहाँ पे मैंने सैलरी डेबिट ही नहीं किया। पूछो क्यों? क्योंकि सैलरी ऑलरेडी मैंने कितना दिखा दिया, 100। हाँ, ये मैंने P&L को क्रेडिट किया था ना 80 का, ये देखो P&L डेबिट हो गया 80, और ये ग्रांट मैंने रिफंड कर दिया। ग्रांट मैंने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। अल्टीमेटली इफेक्ट सेम आने वाला है, कैसा भी कर लो, दिखाने के सिर्फ तरीके हैं। यस और प्लीज इसमें किसी को डाउट है एक बार वापस पूछो। क्लियर? जो वहां पे अंग्रेजी में लिखा है ना चार्ट में, उसी को मैंने यहाँ पे मैथमेटिक अपने अकाउंटिंग के लैंग्वेज में लिखा है बेटा, वापस एक बार देखना। अप्लाई फर्स्ट अगेंस्ट अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रांट। जैसे ग्रांट से हमने मिला था और हमने उसको कहाँ पे लिखा था, डेफर्ड क्रेडिट में 80,000 का, तो उसको चार्ज कर। अब कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या, सरकार से ग्रांट मिली, मुझे समय समय पे रेवेन्यू खर्चे करने के लिए सरकार से ग्रांट मिली 1 लाख की, सरकार से ग्रांट मिली थी 1 साल पहले, उसमें से मैंने कितने खर्चे कर दिए, 30,000 खर्चे कर दिए, तो अभी भी वो डेफर्ड इनकम में कितना बचा, 70, और अब मुझे वो सारी ग्रांट रिफंड करना है। अब बताओ, मैंने ऑलरेडी उसमें के 30 तो खर्चा कर दिए। मैंने सरकार को बोला सारी रिफंड करना है, सरकार ने बोला हाँ। मैंने बोला मेरे पास आपने 1 लाख दिए थे, उसमें से 30 एक्सपेंस कर दिए, अब बचे कितने डेफर्ड इनकम में बैलेंस 70, तो फर्स्ट वो 70 पे अप्लाई करो अनअमोर्टाइज, जो अभी तक अमोर्टाइज नहीं किया। और सरकार को मैंने बोला 70 ही बचे और 70 का डेफर्ड इनकम, नहीं बचे हुए 30 भी देना पड़ेगा, तो बचे हुए 30 सब क्या हो गया मेरा, लॉस। बचे हुए 30 कितने कहां पे डालो, P&L में डेबिट करो। सो अनअमोर्टाइज इनकम डेबिट 70, P&L डेबिट 30, टू बैंक 1 लाख। बरोबर? थ्योरी कैसे से समझ में आए सभी को? उसके बाद लास्ट वाला किस्सा स्टैंडर्ड का, इंक्रीज द बुक वैल्यू ऑफ द असेट एंड डिप्रिसिएट द रिवाइज बुक वैल्यू। सबसे इजी कौन सी गारंटी रे, डिप्रिसिएबल असेट का। आपने मशीन लिया था ना, बहुत खुजली थी, मशीन ले लिया, ग्रांट मिला 1 लाख का मशीन था, ग्रांट मिला 20,000 का। आपके बुक में असेट का बुक वैल्यू कितना दिख रहा था, 80, ग्रांट वापस करना है, 80 का कितना कर दो वापस, 1 लाख, इंक्रीज द बुक वैल्यू। सर अगर मैंने असेट पहले से बुक वैल्यू पे दिखाई और लायबिलिटी में मैंने रिजर्व क्रिएट करके रखा था, तो रिजर्व को खत्म कर दो। टू बैंक या तो असेट को डेबिट करेंगे या फिर उस पर्टिकुलर ग्रांट को डेबिट कर देंगे, डेफर्ड ग्रांट को। देखो ना, और डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल रिजर्व और डेफर्ड इनकम। अगर आपने कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट किया होगा तो कैपिटल रिजर्व को डेबिट करो। ग्रांट मिली जब असेट कम किया होगा, अब रिफंड करना है तो असेट को बढ़ा दो।
ग्रांट मिली जब डेफर्ड इनकम को क्रेडिट किया होगा तो अब डेफर्ड इनकम को डेबिट करो। सो तीनों केस में हो डेबिट ही रहा है, कैपिटल रिजर्व डेबिट होगा, या असेट की बुक वैल्यू बढ़ाना है तो असेट डेबिट होगी, या तो डेफर्ड इनकम डेबिट होगा। क्रेडिट तीनों केस में क्या होगा? टू बैंक। खेल खत्म। ये था आपका परिपूर्ण डिस्क्लोजर। आपने कौन सी पॉलिसी फॉलो किया और गवर्नमेंट ग्रांट किस नेचर का है, ये आखिरी में आपके बैलेंस शीट के फुट नोट में डिस्क्लोजर देना है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, डिस्क्लोजर है मतलब स्टैंडर्ड का अंत हो गया। ऑब्जेक्टिव से स्टैंडर्ड शुरू होता है और डिस्क्लोजर पे खत्म होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, जब कभी भी वो स्टैंडर्ड बनाता है तो उसकी फिक्स प्रोसीजर है कि स्टैंडर्ड जब बनेगा तो सबसे पहले मार्केट में जाके वो स्कैन करेंगे कहाँ कहाँ ज़रूरत है, तो स्टैंडर्ड्स का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, स्कोप डिसाइड करेंगे, ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे, और लास्ट में डिस्क्लोजर क्या क्या देना है फिनेंशियल स्टेटमेंट में। ये था आपका AS 12। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात, इजी पीजी एकदम। अब आ जाओ, अब अपन मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर ये लिखने के लिए क्या करें? आपने लिखा नहीं ना इसको अभी तक? रुको मैं कुछ तो करता हूँ आपके लिए। जानबूझ के नहीं लिखा ना आपने? अरे लिखेंगे नहीं अपन, सर को बोल देंगे। चलो ठीक है, जो बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं चार्ट सभी को दे दूंगा। वैसे मुझे लिखवाना है आपसे, बट ये लिखना अभी, ठीक है? ये लिखना अभी, मतलब आज घर पे लिख लेना भले, बट लिख के आना, छोड़ना मत सिर्फ। एक सेकेंड बच्चों। सर अगर ये चार्ट कर लिए तो मॉड्यूल करने की जरूरत है क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का? हाँ, चार्ट ये मॉड्यूल से ऑलरेडी 4-5 कदम सारे आगे है, और डिटेल में चार्ट में सिर्फ हेडिंग नहीं लिया है, पूरा कंटेंट लिया है 100%, है ना? बताओ बच्चा लोग। हमने गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर कुछ लिखा भी था ना रे? लिखा हुआ कहां गया हमारा मैटर? हाँ बच्चों, अरे बोलो। हाँ ये यहाँ पे ये है ट्रक, और कुछ मैंने चार्ट वार्ट नहीं बनवा के दिए थे ना इसमें? ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखो हमने जो पढ़ा ना वो इतने पैराग्राफ में खत्म कर दिया इन्होंने। अब अगर ये पैराग्राफ पढ़ोगे, अब बताओ वो चार्ट के अंदर में हर केस को बाइफरकेट करके दिया हुआ है। अब ये पैराग्राफ पढ़ना और मुझे इससे केसेस बाइफरकेट करके बताना। अब समझा मैं क्यों बोल रहा था सब मिक्स करके दिया? और मिक्स भी ऐसा वैसा नहीं, मिक्सचर के अंदर में घुमा के मिक्स किया और फिर बोला कि अब बाइफरकेट करो, तो चीज है। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी के पास मॉड्यूल है? मॉड्यूल के क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से ध्यान देना। क्या बोला यहाँ पे? जेल लिमिटेड, मुन्ना ध्यान देना, हैज सेटअप इट्स बिजनेस, मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो, इन द डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया। अच्छा, जैसे बैकवर्ड एरिया आ गया, अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपने जवाब देना है सभी ने। जैसे बैकवर्ड एरिया आ गया समझ जाओ रिलेटेड टू शायद गवर्नमेंट ग्रांट है, which entitles to receive as per public scheme announced by the government of India। क्या मिलेगा? सब्सिडी of 25% of the cost of investment having fulfilled the conditions laid down। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का आपको सब्सिडी मिल रहा है, प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, कैपिटल रिजर्व, और वो डिप्रिसिएबल असेट के अंदर में भी एक जगह पे कैपिटल रिजर्व था। पूरे चार्ट में 2 जगह कैपिटल रिजर्व था, बरोबर है ना? 2 जगह था। डिप्रिसिएबल नहीं, नॉन डिप्रिसिएबल में, नॉन डिप्रिसिएबल में भी कैपिटल रिजर्व था, और आपने प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में भी कैपिटल रिजर्व था। ये 2 चीज समझ में।
आगे और पढ़ते, हैविंग फुलफिल्ड द कंडीशंस लेट डाउन अंडर द स्कीम, कंपनी ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 लाख इन कैपिटल असेट। ओ हो, अब तो इन्होंने बदल दिया। पहले बोल रहे थे कौन से इस पे मिल रहा है बेटा हम लोगों को, प्रोजेक्ट कॉस्ट का। अब नीचे क्या बोला है, कंपनी ने कैपिटल असेट खरीदी 100 लाख की, उसके ऊपर कुछ तो मिल रहा है। ठीक है, पढ़ते, कैपिटल असेट कितने की थी बेटा, 100 लाख की, कितना मिला होगा ग्रांट इसका, 25 लाख रुपए। ड्यूरिंग इट्स अकाउंटिंग ईयर एंडिंग 31 मार्च 12 और रिसीव्ड सब्सिडी ऑफ 25 लाख। ये देने की जरूरत नहीं थी, 100 लाख का 25% हम निकाल लेते थे from the government of India. The accountant of the company would record the receipt as an item of revenue and to reduce the losses of the profit and loss account। पागल है क्या ये? देखो क्या कर रहा है अकाउंटेंट, कैपिटल असेट के लिए ग्रांट मिला है, तुम या तो कैपिटल रिजर्व के अंदर में दिखाओ या तो उस रिस्पेक्टिव असेट की वैल्यू कम करके दिखाओ, दोनों में से कैसा भी करो। सर कैसा भी कैसे चलेगा, एक बताओ। अरे भैया अब ऊपर इन्होंने बोला परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, बाद में ये बोल रहे कैपिटल असेट के लिए, तो है ये ग्रांट कैपिटल नेचर की, या तो कैपिटल रिजर्व के अंदर में दिखा दो या तो उस रिस्पेक्टिव असेट से कम करो। बट ये अकाउंटेंट क्या कर रहा है गधा मालूम है क्या, ये बोल रहा है कि हमारे जो पहले के लॉसेस है उस लॉसेस को हम लोग सेट ऑफ करेंगे। सर समझा नहीं अकाउंटेंट क्या कर रहा है, वापस बताओ। कंपनी को लॉसेस थे पिछले 2-3 साल से, कंपनी के आज के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिजर्व सरप्लस में पीएनएल का नेगेटिव बैलेंस दिख रहा है, तभी तो लॉस रहेगा ना। तो जो ग्रांट मिली है, मान लो कंपनी के लॉसेस है और लॉसेस है 20 लाख के, कंपनी के लॉसेस कितने के, 20 लाख के, ग्रांट कितने की मिली है, 15 लाख की। तो ये क्या करना चाहता है, बैंक अकाउंट डेबिट 15 लाख टू P&L 15 लाख, P&L में क्रेडिट करेगा तो लॉस कम होगा। सो ये क्या चाहता है, बैंक डेबिट टू P&L। बोलो चलेगा क्या, P&L में क्रेडिट किया मतलब लॉस को क्या कर दिया, राइट ऑफ, चलेगा क्या? ये ऐसा कब चलता था मेरा आपसे सवाल है। अब देखते कितने बच्चों का अभी तक ध्यान था। मैंने पढ़ाया आपको AS12 में आज ही, ऐसा कब चलता था, कौन से केस में? प्लीज ध्यान दो, आप लोग जब मेरे से पढ़ते रहते हो तब सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो 1000%। मैं बताऊंगा तो आप बोलेंगे हाँ यार, अरे हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था सर, आ गया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम AS5, मैंने एग्जाम्पल भी तो लिया था AS5, लॉसेस सेट ऑफ करने के लिए सरकार ने, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है नहीं, तो हम लोग डेफिनेटली वहां पे लॉसेस को सेट ऑफ करते हैं। पढ़ा कि नहीं आज ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम? सरकार ने क्या किया, मैंने ये एग्जांपल भी दिया था कि एक अच्छी कंपनी है जो दिवाली के दिए बना रही है, बट वो कंपनी लॉसेस में जा रही है, बंद नहीं होना चाहिए, तो सरकार ने क्या कर दिया, फॉर नो रीजन उसको पैसा दे दिया लॉस को रिकवर करने के लिए। तो वो कौन सा आइटम आ जाएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। किसके हिसाब से डील करेंगे, AS5। वैसा रहता तो अकाउंटेंट सही था, बट ये क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है क्या, स्पेसिफिकली बोला है कैपिटल असेट का 25% दिया, यस और नो। तो या तो उस असेट के वैल्यू से कम करो, या तो उस असेट को ग्रॉस वैल्यू पे दिखाओ और लायबिलिटी साइड में डिफर्ड ग्रांट दिखा दो। कैपिटल असेट के लिए मिलाना, या तो असेट से कम करो, नेट वैल्यू पे दिखा दो असेट, या फिर असेट पूरी दिखा के लायबिलिटी में दिखा दो, अल्टीमेटली हो तो क्या नेट ही। बट इस गधे ने क्या किया, लॉसेस के अगेंस्ट सेट ऑफ किया। थ्योरी क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल नहीं है। सो हम लोगों को करना क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो क्या करना है, देखो आंसर लिखने का बहुत प्यारा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो अप्लीकेबल प्रोविजन और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इन द गिवन केस एज कंपनी इज receiving a grant from the government which is 25% of the capital asset invested, we may treat this grant as capital reserve, है ना, promoters contribution, or we may deduct the amount of this grant from the respective capital asset. Hence AS12 is applicable. फिर fact of the case, पहला क्या था, applicable AS और provision, दूसरा fact of the case। ये बेवकूफ है। अब फैक्ट ऑफ द केस में क्वेश्चन में जो दिया एक्टिव वॉइस में, उसी को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके लिख देना। इन द गिवन केस अकाउंटेंट इज गिविंग अ ट्रीटमेंट रिगार्डिंग दैट
ग्रांट, क्या ट्रीटमेंट दे रहा है बेटा? अकाउंटेंट इज डिडक्टिंग दैट ग्रांट अमाउंट फ्रॉम द अक्यूमुलेटेड लॉसेस। क्वेश्चन की सेंटेंस छाप देना, बराबर है। और उसके बाद कंक्लूजन, इन द लाइट ऑफ अबाउट डिस्कशन as per the provisions of AS12, the treatment given by the accountant is not as per AS12, but correct treatment क्या होनी चाहिए? दो ब्रांचेस निकाल करके, either we may deduct the amount of grant from the respective asset or we may show the capital asset at gross value and liability side में deferred government grant। कैसा भी करो, कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप से दिखाना चाहिए था। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो दिया हुआ क्या रहेगा बेटा? गलत रहेगा, है ना। देखो यहाँ पे भी इन्होंने दिया होगा, अब इन्होंने तो पैराग्राफ में दे दिया, ऐसा लिखना नहीं है, है ना। सर एक बार आप बता दो ना कैसे लिखना है। तो जी हाँ बेटा, बिल्कुल बता दो। सबसे पहले क्या करना है बेटा? आंसर लिखते समय देखो, यहाँ लिखता हूँ, हाँ, अप्लीकेबल, एग्जाम में भी मस्त प्रॉपर डायग्राम वगैरह बना के लिखना, अप्लीकेबल एस और प्रोविजन। सर प्रोविजन क्यों आएगी? अरे हो सकता है कभी कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ साथ कंपनी एक्ट की प्रोविजन भी अप्लीकेबल है। AS1 और प्रोविजन ऑफ सेक्शन 129 प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, यस और नो। सो इसलिए अप्लीकेबल AS और प्रोविजन क्या लिखेंगे बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट will be applied in the present case as, क्यों रे बेटा? in the present case government is providing subsidy which is 25% of the capital investment or capital asset, बरोबर। hence AS12 is applicable, बरोबर। as per AS12 पेपर में भी ऐसे ही डायग्राम बनाना। जितना ज़्यादा आपका पेपर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहेगा उतने जल्दी आपको नंबर्स मिलेंगे। सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? मैंने CA और CS दोनों कोर्सेज में थ्योरी पेपर के अंदर में मैक्सिमम प्रेजेंटेशन मेरा प्रॉपर फ्लो चार्ट और डायग्रामेटिक फॉर्म में था। हर थ्योरी सब्जेक्ट में एग्जम्पशन था, ईच एंड एवरी थ्योरी सब्जेक्ट। अब फ्लो चार्ट और डायग्राम में मतलब मैं हेडिंग नहीं लिखता था, मैं एक्सप्लेन भी करता था डायग्राम के अंदर में। वो बड़ा बोरिंग होता है टू द पॉइंट या पैराग्राफ फॉर्म में लिखना, तो डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है, तुरंत उसको समझ में आ गया। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो, फाटे फुट के दो, या तो ऐसे करो या तो ऐसे करो, कितना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हाँ, पहला वाला तरीका क्या था बेटा? ईदर डिडक्ट the amount of grant from respective capital asset। सर इससे जगह बहुत ज़्यादा जाएगी, जाने दो ना, एग्जाम की फीस भरी है ना पूरी, लो ना सप्लीमेंट 4-5, बराबर। इधर डिडक्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट टू कैपिटल असेट एंड शो कैपिटल असेट एट इट्स नेट वैल्यू, कैपिटल असेट एट नेट वैल्यू, और शो कैपिटल असेट एट ग्रॉस वैल्यू एंड DEFERRED deferred grant will be shown in the balance sheet, बोलो बेटा, liability side।
depreciation on gross value of asset, और यहाँ पे ट्रांसफर proportionate amount of grant to P&L क्रेडिट साइड, और डेप्रिसिएशन कहाँ दिखाएंगे? P&L डेबिट साइड। ये डेबिट क्रेडिट का नेट इफेक्ट आ जाएगा क्या रे? बरोबर ना? दैट्स इट। कंक्लूजन, अप्लीकेबल प्रोविजन लिख दिया। कंक्लूजन के पहले लिखो फैक्ट ऑफ द केस। फैक्ट ऑफ द केस, अकाउंटेंट यूजिंग ग्रांट टू सेट ऑफ, क्या कर रहा है वो बेवकूफ? सेट ऑफ लॉसेस। Conclusion, in the light of above discussion, grant received must be treated as deduction from value or balance sheet liability side deferred income। बराबर है? Hence treatment given by accountant is not as per AS 12। सो जो भी ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया है वो AS 12 के हिसाब से नहीं है। अप्लीकेबल AS, फैक्ट ऑफ द केस एंड कंक्लूजन। सर इसमें आपका सवाल, सर हम हमारी ओन लैंग्वेज से लिख सकते हैं क्या? ओन लैंग्वेज में लिखना। सर हमारे से ग्रामेटिकल्स मिस्टेक हो जाती है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। आपकी इंग्लिश की ग्रामर की एग्ज़ाम नहीं है, ये प्रोफेशनल कोर्स की एग्ज़ाम है। बट ग्रामेटिकल मिस्टेक इतनी भी मत होने देना कि मीनिंग चेंज हो जाए। बरोबर है? ग्रामेटिक्स के ऊपर कोई आपके नंबर कट नहीं होते, प्रोविज़न प्रॉपरली एक्सप्लेन करते आना चाहिए, बस मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो जो बच्चों के मन में एक बहुत बड़ी गलत भावना है कि सर इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास लगाओ क्या CMA CA CS के कोर्सेज के लिए? नो, ये आपकी इंग्लिश की या ग्रामर की एग्ज़ाम नहीं है। आपने प्रोविज़न प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, ट्रीटमेंट प्रॉपर देना है, दैट्स इट। इसलिए देखो बहुत सारे CA CMA आपको दिखेंगे जिनकी इंग्लिश इतनी मजबूत नहीं है, बहुत सारे प्रैक्टिस करते। हमारे जो बॉस थे वो भी लेटर वगैरह हमसे ही टाइप करवाते थे, मेल वगैरह हमसे ही करवाते थे। तो हमने एक दिन पूछ लिया सर को कि सर आप CA बन गए, बट ऐसा आपका हिंदी मीडियम से था क्या? CA और CMA हिंदी इंग्लिश 2 मीडियम में होता है, मराठी मीडियम नहीं है उसमें। नहीं बोले, उसने मेरे को जवाब दिया था माई इंग्लिश इज़ पुअर बट आई एम नॉट। बाद में पता चला कि वो कहीं कहीं से इधर उधर से सर ने भी लिया था, मुझे लगा सर का बनाया हुआ डायलॉग है। बाद में फिर मैंने 2-3 किताबों में भी पढ़ा था, है ना, बट बात सही बोली थी। सर ने क्या बोला था? माई इंग्लिश इज़ पुअर बट आई एम नॉट। है, अच्छे खासे कमाते यार, लाखों करोड़ों रुपए कमाते। तो आप लोगों का इंग्लिश का एग्जाम नहीं है, आप ओन लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हो, एक चीज़ क्लियर हो गई। ज़रूरी नहीं कि आपने आंसर मॉड्यूल में दिया वैसे लिखना है, मॉड्यूल के अंदर में बस देना था बोल के दे दिया, पैराग्राफ फॉर्म में आंसर नहीं आना चाहिए। इसका प्रॉपर आंसर दोनों यार, अप्लीकेबल AS, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन। अब बच्चे का एक और सवाल, सर मैं फैक्ट ऑफ द केस पहले लिखूं, बाद में अप्लीकेबल प्रोविजन लिखूं, फिर कंक्लूजन लिखूं, चलेगा? सर डायरेक्ट कंक्लूजन लिखो, फिर फैक्ट ऑफ द केस और फिर प्रोविजन, वो भी चलेगा? सर क्या करना चाहिए? पेपर खत्म हो रहा है, आखिरी 2 मिनट बचे हैं, तो पहले कंक्लूजन लिख देना,
तो उसको समझ में आ जाएगा कि भैया इसको कंक्लूजन पता ही है, समय कम था इसके लिए बेचारा वो लिख नहीं पाया होगा। कंक्लूजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डन। चलो उसके बाद आगे के 2 क्वेश्चन आज आपने ट्राई करना है। करोगे क्या ट्राई आप? बरोबर है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7। 6 ही एक ही है, बस एक ही है ना? अच्छा 5 है। 5 ट्राई करना, 6 मत करना। 6 में रिफंड है, 6 कल मैं बताऊंगा। 6 मत करना ट्राई, ओनली 5 ट्राई करना है बेटा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।